जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार कर्ण एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम आप सभी को एसएससी जीडी के 1 दिसंबर 2021 थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के सभी 25 प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 25 रुपये, ऑप्शन 2 है 54 रुपये, ऑप्शन 3 है 30 रुपये और ऑप्शन 4 है 42 रुपये। हम सबसे पहले आपको ये बता दें, सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। जहाँ पे ये 20 मार्च दे रखा है, यहाँ पे 19 मार्च होगा। तो हम क्या करेंगे, अब 19 मार्च से लेके 31 मई तक कुल दिनों की संख्या को निकाल लेंगे। उसके बाद उनको जो दिन आएंगे उनको हम क्या करेंगे, साल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से क्या होगा, हमें वर्ष पता चल जाए कितनी वर्ष हो रही है। ठीक है, कुल दिन 19 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन हुए? 12 दिन। और फिर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी 30 दिन। और फिर 1 मई से 31 मई यानी कुल दिन कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 3 6 1 7, 73 दिन। अब इसको क्या करो, वर्ष में बदल लो। तो वर्ष में से कैसे बदलेंगे? 365 से भाग दे दो। 365 तो 73 पंजे कितने होंगे? 365 यानी 1/5 वर्ष। ये जो हमारा समय आ गया वो कितना आ गया? 1/5 वर्ष। अब यहाँ से क्या एसआई निकाल दो। एसआई का क्या फॉर्मूला होता है, यानी साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन कितना? 2400 और दर कितनी है? 6 से 1/4। तो 6 से 1/4 को साधारण ब्याज में कन्वर्ट करें कितना आएगा? 6 चौक 24 और 1 25 यानी 25/4। और समय कितना निकाला हमने? 1/5। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये 00 से 00 कैंसिल। 4 से 24 काटो, 4 छंग 24 और 5 से 25, 5 पंजे 25। तो 6 गुणा 5 कितने हो? 6 पंजे 30। तो हमारा जो साधारण ब्याज आया कितना आएगा? 30 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब इसके साथ कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता, जैसे माह को किसमें बदलना हो, माह को वर्ष में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? ठीक है। और दिन को वर्ष में बदलना हो, दिन को वर्ष में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? और दिन को अगर माह में बदलना हो, दिन को माह में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? अगर माह को वर्ष में बदलना है, जैसे कहीं दे रखा है हमें 8 माह या 10 माह, तो हम कैसे बदलें? 8 माह जैसे कहीं दे रखा है कितना? 8 माह यानी 8 महीने। तो क्या करेंगे, इसमें 12 से भाग दे देंगे। कितने से? 12 से भाग दे दें तो ये किस में बदल जाएगा? वर्ष में। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 2/3 वर्ष। ठीक। अब जैसे दिन को किस में बदलना? वर्ष में। दिन को वर्ष में हमने आपको बताए थे अभी बदलने, जैसे 73 दिन थे उसे किस में बदलना था? 73 दिन को वर्ष में बदलना था। तो 73 बट्टे क्या करेंगे हम? 73 बट्टे 365 कर देंगे। ठीक है, तो कितना? 1/5 वर्ष। उसी प्रकार जैसे अब दिन को कैसे बदलना? माह में। तो जैसे कहीं दे रखा है 60 दिन, ठीक है। अब ऐसे कैसे बदलना? माह या महीने में। तो क्या करेंगे हम? 60/30 कर देंगे यानी कि 2 माह या 2 महीने। ठीक है। तो आपको जैसे माह को वर्ष में बदलना हो तो 12 से भाग देंगे, दिन को वर्ष में बदलना हो तो 365 से भाग देंगे और दिन को माह में बदलना हो तो 30 से भाग देंगे। ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या? 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 30, ऑप्शन 2 है 15, ऑप्शन 3 है 12 और ऑप्शन 4 है 20। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहली जो संख्या उसको निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। तो पहली संख्या इसमें कैसे निकाल लेंगे? इसमें क्या दे रखा? एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है। एक कोई संख्या है उसे क्या कर 2 से विभाजित किया जाता है। ठीक है। तो क्या भागफल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, भागफल 10 आ रहा है।
अब हमें बताना क्या, संख्या यानी कि जो भाज्य आएगा वो हमें बताना है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये क्या होता है, भागफल, ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या, यहाँ जो बीच में होता है अंदर, ये क्या होता है, भाज्य होता है। तो जब इनका और इनका गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा भाज्य। तो 10 गुणा 2 कितने हो गए, 20। तो ये जो 20 आया, ये क्या आ गई, हमारी संख्या आ गई, यानी पहली संख्या क्या आ गई हमारी, 20। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, लासा गुणा मासा, लासा कितना दे रखा 60 गुणा मासा कितना दे रखा 5 बराबर पहली संख्या कितनी आ गई हमारी 20, और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या में क्या निकालनी है। तो 20 से काट दो, ये 60, 20 दिया 60, और 3 गुणा 5 कितने हो गए 15, x बराबर 15। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, व्यंजक 1/3 गुणा 4 धन 1/4 गुणा 5 धन 1/5 गुणा 6 धन ... धन 1/20 गुणा 21 को सरल करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। ऑप्शन 1 है 3/7, ऑप्शन 2 है 2/7, और ऑप्शन 3 है 1/20, और ऑप्शन 4 है 1/7। तो सबसे पहले आप ये बताओ, जैसे यहाँ पहले क्या दे रखा 1/3 गुणा 4, इसको जब हल करते हो कितना 1/12। अगर हम इसको ऐसे लिखा 1/3 माइनस 1/4, तो चेक करो क्या 1/12 ही आएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12, 3 से बाद देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, और 4 से देंगे कितनी बार 3 बार, तो यानी 1/12 ही आया। तो यानी कि 1/3 गुणा 4 को हम 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 1/4 गुणा 5 को हम 1/4 माइनस 1/5 लिख लेंगे, ठीक है। 1/3 गुणा 4 को हम क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। उसी प्रकार 1/4 गुणा 5 को क्या लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। धन ... और 1/20 गुणा 21 को क्या लिखेंगे हम 1/20 माइनस 1/21, ठीक है। अब ये देखो 1/4 ये माइनस के ये प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 1/5 माइनस का, इसके बाद क्या आएगा 1/5 प्लस का आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 1/20 ये प्लस का, इससे पहले क्या आएगा माइनस का 1/20 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 1/3 माइनस 1/21। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21 और 21 एकम 21, यानी कि 6/21। 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि 2/7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, 2/7। क्वेश्चन 4 क्या, 3 से 1/5 भाग 2/3 का 4 से 1/2 प्लस 5 से 2/3 भाग 1 से 2/3 का 4 से 1/4 माइनस 5 से 1/3 गुणा 3/4 भाग 2 से 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 28/15, ऑप्शन 2 है 2/5, और ऑप्शन 3 है 1/3, और ऑप्शन 4 है 11/30। तो इस सवाल में सबसे पहले हम क्या करें, बॉडमास नियम के अनुसार जहाँ जहाँ जो का दे रखा है उसको हम पहले हल करेंगे, ठीक है। 3 से 1/5 ये संयुक्त भिन्न को उसमें साधारण भिन्न बदलें कितना आएगा 5, 15 और 1 16/5 भाग का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या 2/3 दे रखा है, उसके बाद का हटाएंगे तो क्या आएगा गुणा का चिन्ह आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/2, ठीक है। इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह, प्लस 5 दिए 15 और 2 17/3, फिर भाग का चिन्ह 3 एकम 3 और 2 5/3, फिर का चिन्ह तो का हटाएंगे क्या गुणा का चिन्ह आएगा, गुणा 4 से 1/4 यहाँ 4 चौक 16 17/4, ठीक है। उसके बाद माइनस का चिन्ह 5 दिए 15 1 16/3, ठीक है, गुणा 3/4, उसके बाद भाग का चिन्ह और 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब ये देखो का कहाँ पे था, एक यहाँ था का और एक कहाँ पे था, एक यहाँ पे था। तो सबसे पहले हम क्या करें इन दोनों को हल कर लेंगे, ठीक है। तो 16/5 भाग 1
3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 2 से 2, यानी कि 16/5 भागे 3, कोष्टक में बंद कर लो, प्लस 17/3 भागे, अब इसको हल कर लो। इसमें कुछ भी कट नहीं रहा तो इसमें डायरेक्ट गुणा ही करना पड़ेगा हमें। 17 × 85 और 3 चौक 12 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 चौक 16, तो -4। भाग को हटा के जब हम गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे तो ये संख्या होंगे, ये ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, यानी अंश जो होगा हर बन जाएगा, हर होगा वो अंश बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3/8, ठीक है। अब यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे जब भाग हटा के हम क्या करें गुणा लगाएंगे तो ये जो 3/1 है ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। 16/5 गुणा 1/3, ठीक है, धन 17/3। अब ये 85/12 क्या हो जाएगा जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 12/85, ठीक है, -4 से ही 8 काटो, 4 दूनी 8, यानी 3/2 और 17 से 85, 17×85, 3 चौक 12, ठीक है। ये तो कट नहीं रहे तो इनको गुणा करके लिखेंगे, 16/5 15, धन 4/5 माइनस 3/2, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 30 यानी 16 दूनी 32, धन 5 छक 30, 6 चौक 24 माइनस 15 दूनी 30, तो 15 3 45 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 32 और 24 कितने हुए 56, 56 में से 45 आएंगे कितने बचेंगे 11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 11/30, यही हमारा आंसर हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच अंतर 16.80 रुपये है, वह धनराशि कितनी है। ऑप्शन 1 है 2025, ऑप्शन 2 है 2225 और ऑप्शन 3 है 12825 और ऑप्शन 4 है 2625, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसमें क्या दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। टाइम कितना 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का एक फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बराबर PR²/100², ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है 16.80, और P क्या है इसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी धनराशि, तो धनराशि हमें दे नहीं रखी है तो हम P को P लिखा रहने देंगे, ठीक है। और दर कितनी दे रखी, दर 8%, तो मतलब R² है तो 8 × 8 कर लेंगे इसे हम, ठीक है, और 100 × 100 ठीक है। अब यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे दशमलव कितने के बाद 1 2 तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 8 से ये काट दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 210 × 100 कितने हो जाएंगे 21,000 और बट्टे 8 बराबर P। अब ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर इसके बाद ये 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2625 रुपये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब अगर इसी सवाल में समय कितना दे रखा हो तो 3 वर्ष दे रखा होता तो हम क्या करते, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है PR²/100², ठीक है। उसके बाद इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 300 धन R/100 का, मतलब इतना तो 2 वर्ष वाला ही रहता है, उसके बाद इसमें इतने 300 धन R/100 का गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अगर समय कितना दे रखा हो 3 वर्ष दे रखा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे PR²/100² इंटू 300 धन R/100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 16 वर्ष, ऑप्शन 2 है 15 वर्ष, ऑप्शन 3 है 18 वर्ष और ऑप्शन 4 है 14 वर्ष।
तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 15 छात्रों की कुल आय निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15 छात्रों की कुल आय कैसे निकाल लेंगे, 15 छात्रों की कुल आयु कैसे निकालेंगे हम, 15 गुणा 14 कितना हो जाएगा ये 210। उसी प्रकार हम 6 छात्रों की जब कुल आय निकालें तो कैसे निकालेंगे, 6 गुणा 15 90। इसी प्रकार हम अन्य 8 छात्रों की कुल आय निकाल लेंगे तो 8 गुणा 13 यानी कि 104। तो ये 8 और 6 कितने हो गए 14, और ये 90 और 104 कितने हो गए 194। मतलब 15 छात्रों की कुल आय कितनी होगी 210 और 14 छात्रों की कुल आय कितनी होगी 194। अब हमें बताना क्या, 15 में छात्र यानी एक जो छात्र बचा उसकी आय हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 15 छात्रों की कुल आय में से 14 छात्रों की कुल आय घटा देंगे, यानी कि 210 में से हम 194 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष। यानी कि 15 में जो छात्र था उसकी जो आय है वो कितनी है 16 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। ऑप्शन 1 है 60:105, ऑप्शन 2 है 35:80 और ऑप्शन 3 है 50:95 और ऑप्शन 4 है 65:20। तो सबसे पहले इसमें ये जो दे रखा प्राप्त मान, ये क्या है, प्राप्त मान क्या होता है, जैसे कहीं दे रखा हमें अनुपात, कहीं हमें दे रखा 5:10 यानी 5/10 अनुपात को हम सरल करके जो मान निकालते हैं वो ही क्या होता है प्राप्त मान। जैसे तो इसका अब ये 5/10 यानी 5:10 का जो प्राप्त मान होगा वो क्या हो जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10 यानी 1/2। ठीक है, यही क्या होता है प्राप्त मान होता। तो अब इसमें जो प्राप्त मान दे रखा 4/7 यानी कि अनुपातों को जो सरल करके जो मान आया है वो क्या है 4/7। तो आप इसको एक तरीका तो ये, आप इसके जो अनुपात दे रखे हैं ऑप्शन में इनको सरल कर लो, जिस अनुपात का मान 4/7 आ जाए वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, जो सरल करके जो मान है वो कितना दे रखा 4/7 दे रखा है, और उसके बाद सवाल में क्या दे रखा है उनके पदों का अंतर कितना 45 और इसमें पदों का अंतर कितना हो रहा है 3। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी किसके बराबर, 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी 45 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 15 × 45 और 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फिर अगर 1 की वैल्यू 15 के बराबर तो 4 किसके बराबर है 15 × 4 = 60 और 7 की 15 × 7 = 105। 4 की वैल्यू 60 होगी, 7 की 105। ठीक है, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 60:105। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर है तो 21 मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन 1 है 20,000, ऑप्शन 2 है 25,000, ऑप्शन 3 है 30,000 और ऑप्शन 4 है 24,000। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे मात्रक दे रखे हैं उनको हम क्या करेंगे सेम कर लेंगे। यहाँ पे जैसे सेंटीमीटर दे रखा मीटर दे रखा, तो हम जो मीटर जो दे रखा उसको हम किस में बदल लेंगे सेंटीमीटर में। तो हमारे सब अनुपात क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर में ही हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 21 मीटर में कितने सेंटीमीटर 2100 और 12 मीटर में 1200। उसके बाद क्या दे रखा 36 सेंटीमीटर, तो 36 को 36 ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक ईंट की माप कितनी दे रखी 28 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको काट लो, छतरंग 36, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 7 × 28, 7 × 21। ठीक है, 3 से ये काट दो, 300 100 बार कटेंगे और 4 से ये 200 काट दो, 4 × 5 = 20, 50 बार। ठीक है, 5 × 6 = 30। हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी 30,000। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपये में बेची और उससे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ऑप्शन 1 है 4,10,000, ऑप्शन 2 है 40,000, ऑप्शन 3 है 4,60,000 और ऑप्शन 4 है 4,20,000। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा 5% की हानि हुई, यानी 95 की जो वैल्यू है
100 माइनस 5 कितने होंगे? 95। 95 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 3,80,000 के बराबर है, 3,80,000। उसके बाद क्या दे रखा है? 15% का लाभ, यानी 115 की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो 3,80,000 गुणा 115 बट्टे 95, 5 से काट दो, 19 पना 95 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 19 से ये 38 काट दो, 19 दूनी 38, 1 2 3 4 और 23 दूनी 46, यानी कि 4,60,000। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 4,60,000। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 45 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 44, ऑप्शन 2 है 40, ऑप्शन 3 है 42.5 और ऑप्शन 4 है 42। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है? औसत चाल। तो औसत चाल में क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी है? औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है? पहले 272 किलोमीटर गया, उसके बाद कितना गया? 50 किलोमीटर। तो 272 धन 85, ये क्या होगी? कुल दूरी होगी। अब कुल समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है? 272 और चाल कितनी है? 272 जो किलोमीटर दूरी तय की थी तो उसकी चाल क्या थी? 40। तो 272 बट्टे 40 धन जब 50 किलोमीटर चला तो उसकी चाल क्या थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 272 धन 85 कितने हो गए? 357। और जब 40 का हम भाग देंगे 272 में कितनी बार आ जाएगा? 6.8 बार। और 50 का बाद हम 85 में देंगे कितनी बार आ जाएगा? 1.7 बार, ठीक है। अब 357 और 6.8 धन 1.7, ये कितने हो गए? 8.5। अब इसका जब हम भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 42 बार। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ऑप्शन 1 है 20 दिन, ऑप्शन 2 है 22.5 दिन, ऑप्शन 3 है 32 दिन और ऑप्शन 4 है 25 दिन। तो कौन कौन है? मोहन और रमेश, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या दे रखा? मोहन जो है वह रमेश से 50% अधिक कुशल है। रमेश की कैपेसिटी क्या? 2 है और इसकी क्या? 50% अधिक, यानी 150। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 3:2। अभी जो 3 आया, ये 2 आया, ये क्या है? जो रमेश है वो एक दिन में कितना काम कर लेता है? 2 काम। और मोहन जो एक दिन में कितना काम कर लेता है? 3 काम, ठीक है। अब दोनों जो मिलके एक दिन में, अगर दोनों मिलके एक दिन में काम करते हैं कितना कर लेंगे? 5 काम। दोनों जो मिलके एक दिन में काम कितना कर लेते हैं? 5 काम। और काम जो है हमारा 15 दिन में ख़त्म हो रहा है। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 15 दिन में ख़त्म हो रहा है, यानी कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 5 काम, यानी कि 5 काम जो है वो एक दिन में कर लेते हैं। और काम खत्म कितने दिन में हो रहा? 15 दिन में। तो जब एक दिन में 5 काम कर लेते हैं तो 15 दिन में कितना काम कर लेंगे? 75 काम। अभी जो 75 काम आया, यही क्या है? हमारा टोटल काम है। कि टोटल काम क्या? 75 है, तभी तो 15 दिन में हो जा रहा है। यानी एक दिन में कितना काम कर लेते? 5 काम और 15 दिन में 75 काम, यानी 75 क्या है? ये टोटल काम है। अब क्या कह रहा है आगे? अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कर। अकेले मोहन, अब क्या कह रहा है सवाल में आगे? अकेले मोहन जो है वो काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो कुल काम कितना? 75। और मोहन एक दिन में कितना काम कर लेता है? 3 काम। तो 3 से 75 गाड़ कितनी बार जाएगा भाग? 25 बार। तो मोहन जो अगर अकेले काम करेगा तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 25 दिन में। अगर पूछा गया हो तो
रमेश अकेले कितने दिन में काम खत्म कर लेगा? तो रमेश कितने दिन में खत्म कर लेगा काम को? 75 बट्टे जो, क्योंकि रमेश जो है एक दिन में कितना काम कर पाता है? 2 काम, तो 2 से भाग दे देंगे कुल काम में, तो ये कितना आ जाएगा? 37.5 दिन। 37.5 दिन, यानी रमेश जो है अकेले काम को 37.5 दिन में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? रुपये 9,500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। ऑप्शन 1 है 1,650 रुपये, ऑप्शन 2 है 1,613.66, ऑप्शन 3 है 1,332.75 और ऑप्शन 4 है 1,213.50। ठीक है, इसमें क्या है, जो ब्याज है वो क्या? अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, समय और दर को अर्धवार्षिक रूप यानी छमाही में चेंज कर लेंगे। तो समय कितना दे रखा है इसमें? 2 वर्ष। समय कितना दे रखा? 2 वर्ष। समय जो है वो कितना दे रखा? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 2 गुणा 2 यानी कि 4 छमाही। अब दर कैसे निकालेंगे? जितने से हमने इसमें समय निकालने जितने से गुणा किया था दर में उतने से भाग दे देंगे। दर कितनी हमारी? 8 है, तो 8/2 कर देंगे, यानी 4% छमाही, यानी कि छमाही यानी अर्धवार्षिक। तो समय कितना आ गया? 4 छमाही और दर की आ गई 4% छमाही। अब मूलधन कितना? 9,500। अब 9,500 का हमें क्या करना? 9,500 का हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो 9,500 का 4% निकाल लो। ये 0 0, ये 0 0, 5 चौक 20, 9 चौक 36 और 2 38, 380। 9,500 का 4% कितना हुआ? 380। तो 380, ये 380 तो हर साल चलेगा ही। ठीक है, अगर यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा हो तो क्या? 380 380 380 4 बार हो जाता, साधारण ब्याज निकल आता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी अब जो 380 है इस पे भी ब्याज लगेगा। 380 का फिर हम 4% निकालेंगे, तो 380 का 4% कितना हो? 15.2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 380 और 380 और 15.2 इन सबको जोड़ेंगे और इसके बाद इनका 4% निकालेंगे, तो कितना आएगा? 31.008। उसके बाद हम क्या करेंगे? 380 380 और ये 380 और प्लस 15.2 प्लस 31.008 इन सबको जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? 4% निकालेंगे, तो कितना आएगा? 67.44। अब इन सबको जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो वो कितना होगा? 1,613.648। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2, 1,613.648। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा? ऑप्शन 1 है 325 रुपये, ऑप्शन 2 है 255 रुपये, ऑप्शन 3 है 278 रुपये, ऑप्शन 4 है 300.5 रुपये। तो अंकित मूल्य में क्या? उसने पहले 25% की छूट दी और फिर 15% की, तो अंकित मूल्य कितना? 400। अब 25% यानी 100 माइनस 25 कितने होंगे? 75। 400 का 75% गुणा 15% यानी 100 माइनस 15 कितने होंगे? 85%, यानी 85/100। ये 00 से 00 कैंसिल, 25 3 75 और 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, 3 और 85 गुणा करेंगे कितना आएगा? 255। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन 1 है 16, ऑप्शन 2 है 15, ऑप्शन 3 है 14, ऑप्शन 4 है 24। तो सबसे पहले इसमें रखा है 2 धनात्मक संख्या को अनुपात, यानी अनुपात जो दे रखा है उनको हम संख्या मानेंगे क्या हो जाएंगे? 3x, 4x। 2 संख्या क्या हो जाएंगे? 3x, 4x। अब उनके घनों का योग यानी कि 3x का होल क्यूब धन 4x का होल क्यूब बराबर 728। तो 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 27x क्यूब धन 4 का क्यूब क्या होगा? 64। 64x क्यूब बराबर 728। 27 और 64 कितने होंगे? 91।
91x की बराबर 728। 91 से 1 काटेंगे, 728 कितनी बार जाएगा भाग? 8 बार। अब एक्स क्यू बराबर 8 कितने का क्यू है? 2 का क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2। एक्स बराबर क्या हो गया? 2। अब पूछा गया आगे, क्या पूछा गया सवाल में? इन दोनों संख्याओं का योग, यानी 3x धन 4x कितने हो गए? 3x धन 4x 7x, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो 7 गुणा 2 कितने हो गए? 14। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है? ऑप्शन 1 है 2.25% की कमी, ऑप्शन 2 1.5% की कमी, ऑप्शन 3 है 2.25% की वृद्धि, और ऑप्शन 4 है कोई परिवर्तन नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है। अब ये प्लस माइनस कैसे कैसे आएंगे? अगर वृद्धि दे रखी हो तो प्लस का चिन्ह आएगा, कमी दे रखी हो तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस माइनस आता है इनके प्लस और माइनस के गुणा करने पे जो चिन्ह बनता है वो आता है। ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे आएगा। अब जैसे अब इसमें क्या दे रखा? 15% की वृद्धि, तो यार पहले क्या है? प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है। उसके बाद 15% की कमी, तो -15। अब प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, और 15 गुणा 15, एक्स गुणा वाई क्या होगा? 15 गुणा 15 धन 100। ये 15 से 15 कैंसिल, और 15 कितने होंगे? 225। ठीक है, बट्टे 100। चिन्ह का आएगा माइनस का आगे। अब 100 का 225 से माइनस कितनी बार जाएगा? 2.25, और चिन्ह किसका? माइनस का। तो कमी कितनी हो जाएगी? 2.25% की कमी, क्योंकि चिन्ह किसका? माइनस का। माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है? कमी दिखा रहा है। तो 2.25% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और हमने देख क्या रखा? ऊंचाई का अनुपात, यानी कि H1 अनुपात H2 कितना दे रखा? 2:1, और R1 अनुपात R2 कितना दे रखा? 1:2। ठीक है। अब उनके आयतन का अनुपात हमें निकालना है। तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है। अब R1 स्क्वायर, यानी R1 कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर गुणा H1 कितना? 2, और R2 कितना? 2, 2 का स्क्वायर, और H2 कितना? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 1 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 1 कितने हो जाएंगे? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1:2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, 1:2। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मिश्रधातु A का 40 किलोग्राम मिश्रधातु B के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। यह मिश्रधातु A में लेड और टिन का अनुपात 2:3 है और मिश्रधातु B में टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है। तो नई मिश्रधातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 24 किलोग्राम, ऑप्शन 2 है 42 किलोग्राम, ऑप्शन 3 है 36 किलोग्राम, और ऑप्शन 4 है 18 किलोग्राम। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? मिश्रधातु A में लेड और टिन जो है उसका हम ये पता लगाएं ये कितने कितने किलोग्राम। उसके बाद मिश्रधातु B में टिन और तांबा का हम ये पता लगाएंगे कि वो कितने कितने किलोग्राम है। ठीक है। उसके बाद जो मिश्रधातु नई बनेगी उसमें हम टिन की मात्रा ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो मिश्रधातु A कितनी है? मिश्रधातु A जो है वो कितनी? 40 किलोग्राम। और मिश्रधातु A में लेड और टिन का अनुपात कितना? 2:3, यानी कि टोटल कितना? 5। तो जो 5 की वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगी? 5 की जो वैल्यू होगी वो 40 किलोग्राम के बराबर होगी। तो 5 की वैल्यू 40 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 8। उसी प्रकार 2 की वैल्यू 16 और 3 की वैल्यू 24। अब 2 क्या है? 2 क्या है? लेड। 2 क्या है? लेड, और 3 क्या है? टिन। यानी मिश्रधातु A में लेड कितना? 16 किलोग्राम, और टिन कितना? 24 किलोग्राम। इसी प्रकार मिश्रधातु B में निकाल लो। मिश्रधातु B कितनी है? 63 किलोग्राम।
और टोटल अनुपात कितना हो रहा 2:5 यानी कि 7। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 63, 1 की वैल्यू 7 नंबर 63, 1 की वैल्यू 9, 2 की कितनी हो जाएगी 18 और 5 की 45। अब 2 क्या है टिन है और 5 क्या है तांबा। 2 क्या है टिन और 5 तांबा। यानी मिश्रधात बी में टिन होगा 18 किलोग्राम और तांबा क्या होगा 45 किलोग्राम। ठीक है। अब लास्ट में क्या पूछा गया, तो नई मिश्रधात अगर हम ए और बी को मिला दें, ए और बी को मिला दें तो जो नई मिश्रधातु बनेगी उसमें हमें टिन की मात्रा बतानी। यानी टिन कितना हो रहा है 24 किलोग्राम मिश्रधात ए में, और मिश्रधात बी में टिन कितना 18 किलोग्राम। जब मिश्रधात ए और मिश्रधात बी को मिलाएंगे तो टिन भी तो मिल जाएगा। तो टिन मिलकर कितना हो जाएगा 24 धन 18 यानी कि 42 किलोग्राम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 42 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है जहाँ x जो है वो y से बड़ी है। यदि x का 9.5%, y के 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्याओं x और y का योग क्या होगा। ऑप्शन 1 है 1250, ऑप्शन 2 है 1400, ऑप्शन 3 है 1300 और ऑप्शन 4 है 1200। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है x और y का अंतर। तो x माइनस y कितना दे रखा 350, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है x का 9.5%, y के 16.5% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव की दशमलव एक स्थान बाद है दोनों में, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 95x बराबर 165y। अब ये 5 से घाट 19 95 19x और 5 15 33। ठीक है। तो ये 19x बराबर 33y और ये x माइनस y बराबर 350 है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 33/19y, वो मान हम निकाल के इसमें रख दें तो थोड़ा हमारा सवाल क्या होगा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या 19x बना लेंगे। तो 19x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 19 से गुणा कर देंगे। तो 19 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 19x माइनस 19y। ठीक है। और 350 गुणा 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6650। 19x माइनस 19y बराबर 6650। और 19x की जगह क्या रख सकते हैं 33y। 33y माइनस 19y बराबर 6650। और 33 में से 19 जाएंगे कितने बचेंगे 14y बराबर 6650। अब 14 का जब भाग देंगे हम 6650 कितनी बार जाएगा 475 बार। ठीक है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी 475। अब y का मान क्या रखें समीकरण इसमें 1 में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लो। y को मिश्रण ले जाए तो x बराबर क्या होगा 350 धन y। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 350 धन y। तो 350 धन y की वैल्यू कितनी है 475। 350 धन 475 कितना हो जाएगा 825। अब हमें पूछा गया है तो दोनों संख्या x और y का योग बताइए। यानी कि x और y का 475 और 825 का हमें क्या बताना है योग। तो 475 और 825 इनका योग निकालो कितना आ जाएगा 1300। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले ये देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है, सीपी यानी ये क्या होता है क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य और ये प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है 4 गुना, यानी 1 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है। ठीक है। लाभ कितना हो रहा है 1 से 4 यानी 4 गुना। ठीक है। अब ये बताओ लाभ 1 कब होगा, जब हम 1 की चीज़ कितने में बेचते हैं 2 में। 1 की चीज़ हम जब 2 में बेचते हैं तो लाभ हमें कितना हो जाएगा 1 का। ठीक है। अब उसके बाद प्रॉफिट कितना 4 का। 2 की चीज़ 6 में बेचें तो प्रॉफिट कितना होगा 4 होगा। अब आप सोच रहे हो 1 की चीज़ हम 5 में बेचेंगे तो भी प्रॉफिट 4 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमें एक कंडीशन ही और दे रखी है कि विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता। अगर 1 की चीज़ हम 5 में बेचेंगे यानी 2 से जब 5 आएंगे तो जो
विक्रय मूल्य वो 3 गुना नहीं होगा। अगर 2 से हम 6 में आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, 2 की चीज़ें हम 6 में बेची तो लाभ कितना मिल रहा है हमें, 4 ही मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा, लाभ प्रतिशत। प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना 4 और क्रय मूल्य कितना 2 गुणा 100। 2 दूनी 4, 100 दूनी 200। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 200%। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, उनका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन 1 है 648, ऑप्शन 2 है 784, ऑप्शन 3 है 746, ऑप्शन 4 है 748। तो जो हमारी तो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 11x और 17x। अब 11x और 17x का जो HCF होगा यानी मासा होगा, इनका जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा, इनका मासा, इनमें कॉमन क्या x है, मासा में क्या है, जो कॉमन चीज़ होती है वही तो होती है मासा। तो इनका मासा कितना होगा x, और मासा में दे कितना रखा है 4, तो मतलब x बराबर 4। अब x बराबर जब हमारा 4 आ गया तो हम संख्या निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 11 चौक 44 और 17 चौक 68, ये हमारी क्या होगी, संख्या होंगी। अब इनका हम क्या एलसीएम निकाल दो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 17 चौक 68। अब ये दोनों कैसे आवाज संख्या, तो ये 11 से कटी 17 से, तो 4 गुणा 11 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 748। तो इनका लासा कितना हो जाएगा, 748। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, संख्याओं A और B, B और C और D के औसत क्रम से 9, 6, 4 हैं। A और D का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 5.5, ऑप्शन 2 है 7, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 4.2। तो A और B का औसत कितना दे रखा है, 9। तो A और B का जब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A और B का औसत कितना दे रखा है, 9। अब इसका योग निकालेंगे कितना हो जाएगा, A धन B बराबर 18। उसी प्रकार B और C का योग कितना हो जाएगा, B धन C का योग कितना दे रखा, 6। तो 6 गुणा 2 यानी कि 12। और C और D इसका योग कितना दे रखा, 4। तो 4 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 8। अब हमें निकालना है क्या, A और D का औसत निकालना है। ठीक है, तो अब इन सबको हम पहले योग निकाल लो सबका। तो A धन 2B धन 2C धन D, A धन 2B धन 2C धन D, और 18 धन 12 धन 8 A धन, अब यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लो, B धन C धन D। 18, 12 और 8 कितने होंगे, 38। और B और C, B धन C कितना दे रखा है, 12। तो B धन C की जगह हम 12 रख देंगे। A धन 12 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 24 धन D बराबर 38। अब 24 जो है, अब जो 24 है 55 के जब स्टार्ट लेना तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो A धन D, 38 में जब 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 14। तो पूछा गया सवाल में A और D का औसत, यानी कि A धन D बाई 2, यही तो हमें पूछा गया है। तो A धन D कितना, 14 बट्टे 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 22 क्या है, P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 1449 रुपये में बेचता है। Q का लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन 1 है 7%, ऑप्शन 2 है 10%, ऑप्शन 3 है 5% और ऑप्शन 4 है 6%। यानी PQR, P ने कोई वस्तु कितने में खरीदी, 1200 रुपये में, ठीक है, और Q को कितने में बेचती, Q को 15% लाभ, यानी 1200 का 115%, 100 धन 15 कितने हो, 115। 1200 115% कितना होगा, 1380। यानी P ने 1200 रुपये में कोई बस खरीद कर Q को कितने में बेच दी, 1380 रुपये में। अब Q ने क्या किया, Q ने R को इसे 1449 में बेच दिया। तो अब Q को कितना लाभ हुआ, Q कितना लाभ हुआ, Q को 69 रुपये का लाभ, यानी Q ने 69 रुपये के प्रॉफिट में R को ये 1449 में बेच दी। अब हम पूछा गया Q का लाभ प्रतिशत कितना होगा।
तो क्यू को लाभ कितना हुआ 69 रुपए का, कितने रुपए पर 1380 रुपए पर, गुणा 100, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 18, ये 0 से 0, और 23 दूनी 46, 2 पंजे 10, तो प्रॉफिट कितना हुआ 5%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 का किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। ऑप्शन 1 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन 2 8 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन 3 8 मिनट और ऑप्शन 4 8 मिनट 45 सेकंड। तो इसमें क्या दे रखा है? किसी बाल्टी का 4/11 भाग, यानी 4/11 भाग है वो कितने मिनट में भर रहा है? 5 मिनट में। ठीक है, अब शेष भाग कितना बचा? तो 1 में से 4/11 घटा दो, 11 एकम 11 में से 4 कितने बचे? 7/11। तो जो शेष भाग है वो कितना बचा? 7/11। अब ये 7/11 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे? 7/11 गुणा 5, इसका गुणा, ये किस में आ जाएगा? नीचे 4/11 किस में आ जाएगा? कौन में आ जाएगा। तो अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 7/11 गुणा 5। भाग वाली संख्या को जब हम गुणा में बदलेंगे तो क्या अंश होगा? हर हो जाएगा, हर होगा वो अंश हो जाएगा। तो 4/11 क्या हो जाएगा? 11/4। अब ये 11 से 11 कैंसिल, और 7 पंजे 35/4। 4 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा? 4 8 32, 8 सही 3/4। अब ये 8 मिनट आ गए। अब ये 3/4 को हम क्या करेंगे? सेकंड में बदलेंगे। 3/4 को सेकंड में कैसे बदलेंगे? 3/4 गुणा 60 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड निकल के आ जाएंगे। 15 चौक 60, 15 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 8 मिनट 45 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? ऑप्शन 1 है 3 से 1/2, ऑप्शन 2 है 3 से 4/5, ऑप्शन 3 है 4 से 3/4, ऑप्शन 4 है 4 से 1/2। तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें? ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए जो है कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। ठीक है, उसके बाद ए और बी मिलके कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बी और सी मिलके कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अब 18 और 8 और 6 इनका एलसीएम कितना होगा? 72। अब 18 का जब 72 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 8 का भाग देंगे 72 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। और 6 का भाग देंगे 72 में कितनी बार जाएगा? 12 बार। ठीक है, अब हमें पूछा गया लास्ट में ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी ए बी और सी इन तीनों का हमें बताना। ए बी और सी, तो 12 और 4 कितने हुए? 16, और कुल कार्य कितना? 72। तो 72/16। 8 से काट दो, 8 ने 72, 8 दूनी 16। अब 2 का जब 9 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 चौकू 8, 4 से 1/2। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलके, ए बी और सी ये तीनों मिलके कार्य को 4 से 1/2 दिन में खत्म कर देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 क्या? एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 रुपये में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य रुपए में कितना है? ऑप्शन 1 है 20,200, ऑप्शन 2 है 22,000, ऑप्शन 3 है 19,800 और ऑप्शन 4 है 19,910। तो हमें इसमें क्या निकालना? सोफा सेट का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य को हम क्या एक्स मान लेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य पे कितनी छूट दे रहा है? 12%, यानी 100 - 12 कितने हुए? 88। तो x का 88% कितना दे रखा है? 17,776। 17,776। अब ये 11 से काट दो, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 11 एकम 11 और 11 छंग 66। ठीक, उसके बाद ये फिर 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 20,200।
202 गुणा 100 करें कितना होगा 20,200। तो सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा 20,200। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। जय हिंद, जय भारत।